स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने जो वर्णमाला में टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था वर्ण के प्रकार, और वर्ण के प्रकार में हमने स्वर और व्यंजन को सीखा था। दोस्तों, उसके बाद हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करने वाले, स्वर पर, उसके बाद किस पर डिस्कस करने वाले हैं, व्यंजन पर। जैसा देखिए दोस्तों, अपन ने जब स्वर पर डिस्कशन किया था और स्वर पर कुछ डिस्कशन होने के बाद आपको मैंने वर्गीकरण सिखाया था कि किस आधार पर हम पढ़ने वाले हैं, किसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने उच्चारण के आधार पर या तो फिर मात्रा के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, और अब उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं। और कहाँ से पढ़ने वाले हैं कि ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। और कोई आगत स्वर जैसे होता है जो बाहर से आया हुआ स्वर है, कुछ उसकी जानकारी लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो स्वर से संबंधित होंगे उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर थे दोस्तों? हम बात कर रहे हैं अगला जो है दूसरा ओठ, या उसको कह सकते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आसान होता है क्योंकि यहां पर आप महसूस कर पाते हैं कैसे कि ओठ के आधार पर आपको अगर बोला जाए कि स्वरों का वर्गीकरण करिए दोस्तों, तो ये आप महसूस देखकर ही कर पाते हैं। देखिए कैसे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मतलब दो प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो दोस्तों होता है वृत्ताकार। कौन सा होता है दोस्तों? वृत्ताकार। इसका दूसरा नाम होता है व्रतमुखी। क्या मुखी जी? व्रतमुखी। ऐसे अगर हम बात करें कि दूसरा इसका कौन सा प्रकार है तो उसका नाम है अवृत्ताकार। कौन सा कार जी? अवृत्ताकार। मतलब इसका दूसरा नाम है अवृतमुखी। बात समझ में आती दोस्तों? अगर हम बात करें कि वृत्ताकार या व्रतमुखी से क्या समझ में आता है तो वृत्ताकार लिखा है आपके सामने। व्रत का क्या है जी? आकार। जिसका आकार कैसे हो? व्रत के जैसा हो। जैसे ये व्रत है, ये व्रत है। इस प्रकार का अगर आपके ओठ बन रहे हैं तो वो ये पूछना चाह रहा है कि वर्णमाला में आपके जो 11 वर्ण हैं उसमें कौन कौन से वर्ण हैं जब आप उसे उच्चारित करते हो तो जो व्रत की आकार का फेस बनाता है, आपका मुख बनाता है। मतलब ओष्ठ की आकृति आपकी कैसी होगी? जैसे ये आपके ओष्ठ है तो इसकी आकृति कैसी होगी? एकदम व्रत के आकार की होगी। तो वो पूछना चाह रहा है कि ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करिए दोस्तों, और बताइए कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें जो ओठ है वो वृत्ताकार होंगे। अवृत्ताकार मतलब अ मतलब होता है नहीं, और व्रत मतलब व्रत के आकार की, जिसमें व्रत का आकार नहीं बनेगा वो कौन कौन से होंगे उनकी बात की जा रही है। बात समझ में आए? एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखने से पहले, करने से पहले हम वापस से बार बार उस चीज को लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि स्वर कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, लिखा है हमारे पास, जो हमने स्वर की लाइन देखी थी उसमें क्या था? अ, आ, देन ए, उ, री, ए, आई, ओ और औ। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, और इसमें आप अपनी मर्जी से, चाहे तो आपको अगर फील करना हो ना तो अपने सामने एक दर्पण रख लीजिए, आईना रख लीजिए, आप आसानी से फील कर पाएंगे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो, ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए आप अभी मुझे देखिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और ध्यान दीजिए कौन कौन सा वर्ण ऐसा है। अगर महसूस करना है तो ऐसे ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा वर्ण ऐसा है जिसे ओष्ठ की मदद से बोला जा रहा है, जहां पर ओष्ठ क्या हो रहा है? वृत्ताकार हो रहा है। देखिए अ ना, आ पूरा ओपन हो गया ना, ई बिल्कुल ओठ खुला ही नहीं, ई फिर भी नहीं खुला, ऊ देखिए एक फेस बन रहा है, ऊ बड़ा, ऊ दोनों में खुला। इसका मतलब दोनों के दोनों जो है कैसे दिख रहे हैं आपको? ओष्ठ से। अगर बात करें री, इधर देखिए, री, ए ना, आई तिरछा हो रहा है, ओ हो रहा है, ओठ का वृत्ताकार बन रहा है, आओ। इसका मतलब
ओ और औ भी किससे बोले जा रहे हैं? ओष्ठ से। किससे बोले जा रहे हैं जी? ओष्ठ से। वापस से सुने, ऊ, देखिए फिर देखिए इधर, ऊ, ओ, औ। चारों में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, जो मेरे ओठ है दोनों, वो क्या बना रहे हैं? एक वृत्त बना रहे हैं। इसलिए क्या बोला दोस्तों कि वृत्ताकार वृत्तमुखी में कितने स्वर होते हैं? वो 4 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो होंगे ऊ, ओ और औ। अगर ये वृत्ताकार है तो बचे हुए वर्णमाला के बाकी स्वर अपने आप क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार। इसलिए कहा गया अवृतमुखी, मतलब जिसमें मुख कैसे बनता है? आपका मुख का जब ओठ देखेंगे तो कैसे बनेगा? वृत्त। इसका मतलब भी ऐसे होता है। तो बचे हुए कितने हैं? 7। और वो सातों के सातों क्या होंगे दोस्तों? अवृत्ताकार। इसका मतलब यहां से स्टार्ट करिए, आ, ई, री, ए, आई। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चे को 7 क्या कहलाएंगे दोस्तों? अवृत्ताकार। जिस चीज को महसूस कर सकते हो उसको महसूस किया जा सकता है कि ऊ, ओ, औ, ऊ, ओ, औ। अरे दिख रहा है ना? आप खुद भी आईने में देखिए, अपने आप आपको फील हो जाएगा कि सही में जो वृत्ताकार में लिखे वो वृत्ताकार बना रहे हैं, मतलब ओठ का प्रयोग गोलाकार हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा। ये हमने क्या सीखा दोस्तों? ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर बात करें अगला, जीभ के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या बोला दोस्तों? जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्वेश्चन कम आते हैं इस जगह से, क्वेश्चन कम आती है, लेकिन एक भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, इसलिए सब चीजों की भली भांति हमको जानकारी होना चाहिए। किसी भी टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट और कोई अनइम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है। सभी का सभी टॉपिक के पूरे भाग हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम व्याकरण खंड की बात कर रहे हैं। व्याकरण खंड मतलब सीखना होता है। वहां कोई भी टॉपिक ऐसा कि हाँ ऐसा है, कुछ चीजें अगर व्याकरण खंड में याद करने जैसी भी अगर नजर आती है तो उसको एज अ ट्रिक बनाकर अपने वे में हम कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? मतलब रटने की बात कुछ होगी नहीं, या तो हम वहां पर ट्रिक या लॉजिक यूज करेंगे, या तो जो चीज सीखी जा रही है उसको सीधा डायरेक्टली हम सीखेंगे। समझिए, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वापस से देखिए इस लाइन को जैसे का वैसे लिखे रहने देते हैं, क्योंकि इन्हीं को लिख कर ही हम तय कर पाएंगे कि कौन वहां पर किससे बोला जा रहा है। देखिए, ओम, ओम और औ। अब इसी का यूज करके हम ये तय करने वाले हैं कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या है? जीवा है। क्या है दोस्तों? ये आपकी जीवा है। दिख रही है जीभ जैसे? फील कर लीजिए, जीभ जैसे दिख रही होगी। ये जो जीभ का भाग है, ये उसका अग्रभाग है। कौन सा भाग है? सबसे आगे वाला भाग है। ये भाग अगर बात करें तो आपकी जीवा का ये जो भाग है वो मध्य भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? मध्य भाग है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो वो पश्च भाग है। कौन सा भाग है? पश्च भाग है। इस आधार पर आप कह सकते हो कि जीवा में जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार से विभाजन किए जा सकते हैं। एक तो अग्रभाग से, जिसमें जिस स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में अगले भाग का जीवा प्रयोग करती है वो अग्रभाग में आएंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग यूज होता है वो मध्य भाग में आएंगे, और पश्च भाग का जीभ जहां पर यूज करते हैं वो किस में आएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। समझ में आया? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए, जीभ के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, जिसमें पहला है अग्र स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा है मध्य स्वर। कौन सा है दोस्तों? मध्य स्वर। अगर हम तीसरे स्वर की बात करें तो तीसरा कौन सा है दोस्तों? पश्च स्वर। इसे फील भी किया जा सकता है, इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसके कई तरीके हैं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं तो इसको ट्रिक की मदद से आप अपने दिमाग में स्थिरता दे सकते हैं। देखिए कैसे, मैं वापस बात कर रहा हूं इसी की। देखिए, बोल रहा है अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर कोई माता पिता कहीं जा रहे हैं, एक बाइक से जा रहे हैं, सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर फील करोगे तो मैं पहले लिख दूंगा, उसके बाद आपको फील भी करवाऊंगा कि देखो अग्रभाग का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मध्य का हो रहा है या नहीं हो रहा है, पश्च का हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले
लिखना होगा और लिखने के लिए कुछ ट्रिक का मैं आप यूज कर देता हूं। देखिए कैसे, मुझे बताइए इस फैमिली में ये स्वरों की फैमिली है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे छोटा या सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो आप बोलोगे शुरुआत में कि यहाँ पर सबके पास तो मात्रा, इसके पास कोई मात्रा नहीं है बेचारे के पास, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? आ है। सुनते जाएगा ध्यान से। अगर कोई माता पिता है, अगर वो बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को अगर उसको सेफ्टी देना है, उनको सेफ्टी देना है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, तो क्या वो आगे बिठा लेंगे या सबसे पीछे बिठा लेंगे या बीच में बिठा लेंगे? बताएं कहाँ बिठा लेंगे दोस्तों? क्या वो सबसे आगे बिठा लेंगे या मध्य में बिठा लेंगे या पीछे बिठा लेंगे? सेफ्टी अगर देना है तो समझ रहे हो कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेफ्टी अगर देना तो उसको कहाँ बिठा लेंगे? बीच में। तो जरा बताइए, ये जीवा का अग्र भाग या मध्य भाग, तो मध्य में अगर बिठा लेंगे किसको, तो अ हमारा उठ के कहाँ जाएगा दोस्तों? मध्य में। कहाँ गया दोस्तों? मध्य में। एकमात्र मध्य स्वर है वो कौन है? अ। एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है जी? अ है जीवा के आधार पर। एकमात्र। बात समझ में? अच्छा, अ से ही बड़ा कौन होगा? अरे अ से जो बड़ा होगा वही तो पीछे बैठेगा बाइक पर। उसकी माँ हो या उसका बड़ा भाई हो, अगर पिता गाड़ी चला रहे तो पीछे कौन बैठेगा? जस्ट इससे बड़ा। और अ से बड़ा कौन है दोस्तों? आ है। क्या है दोस्तों? आ है। ट्रिकी से थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे कर सकते हैं। जब जीवा की बारी है तो आपको समझ में आ रहा है कि रोड जैसी दिख रही है जीवा आपको, मतलब गाड़ी मान लीजिए उसके ऊपर गाड़ी से सफर कर रहे हैं, जीवा मतलब रोड, और उसके ऊपर एक बाइक से सफर कर रहे हैं। उसके आधार पर आपको मैं ट्रिक्स से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में पिक्चर बनी रहे, आप फील करें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। अगर हम बात करें, देखिए तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया? फर्स्ट। अगर बात करते हैं कि अब आपके पास क्या बचा, यहां से लेकर पूरे ये बचा। अच्छा, जोड़ा बनाइए इनका। क्या बना? ई एक जैसे एक साथ रख लिया, ऊ एक जैसे एक साथ रख लिया, री का कोई जोड़ा नहीं छोड़ दिया, ए और ए एक साथ रख लिया, ओ और ओ एक साथ रख लिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ करने वाले हैं। देखिए, या तो आप इसको फील करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नो डाउट, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बिठा ले और उसके आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर पाए। तो ये भी बात समझ में आई कि घर का सबसे छोटा बच्चा जो है वो आपके लिए यहाँ पर स्वर में सबसे छोटा आ है, उसको आपने बीच में बिठा दिया। अगर उसको सेफ्टी देना है तो डेफिनेटली उससे नीचे कोई छोटा बच्चा नहीं होगा, उससे कोई ना कोई बड़ा, कोई उसका बड़ा भाई माँ होगी, मतलब मैंने आ नहीं दिया। फिर मैंने आपको तीसरी कंडीशन क्या बोली कि ई एक जैसे है, ऊ एक जैसे, ए एक जैसे, ओ और जोड़ा बना लीजिए। क्या बना लीजिए दोस्तों? जोड़ा बना लीजिए। अब क्या करना है? अभी आप देख पा रहे होंगे इसका भी यूज हो गया एक जगह पर, इसका यूज हो गया। अभी भी कोई ऐसा सिंगल बचा है क्या? जी हाँ, दिख रहा है। क्या है? री। क्या है वो? री। यहाँ कोई स्पेस है क्या आपके पास खाली, जहां पर सबको मिल गया लेकिन एक को नहीं मिला? तो वो री बॉस बन गया, वो बॉस चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। तो सबसे आगे बैठ के पिताजी क्या चला रहे होंगे दोस्तों? गाड़ी चला रहे। मतलब ये ट्रिक के आधार पर वैसे याद रखिए, मतलब हम तीन चीजों को अलग कर चुके हैं। अब बताइए आपके पास बचा क्या? तो साहब आपने कहा सर पहले ये बचा है एक जोड़ा, दूसरा क्या बचा बॉस? ऊ ऊ ऊ बचा, तीसरा क्या बचा? ए और ए का जोड़ा बचा, अगला क्या बचा? ओ और औ का जोड़ा बचा। बोलो हाँ कि ना? कुछ मत करिए दोस्तों, पहला जो जोड़ा है यहां रखिए। देखो मैंने कहा मध्य स्वर, बीच में तो गाड़ी में केवल एक ही बंदा बैठेगा जी, बीच में गाड़ी में एक ही बंदा बैठेगा। आप आगे पिताजी के आगे आप 10 को बिठा लो या माताजी के पीछे आप 10 को बिठा लो, उससे मतलब नहीं है, या बड़े भाई के पीछे 10 को बिठा लो। मतलब ये था कि बीच में तो केवल एक ही बच्चा बैठेगा छोटा, वो हमने बिठा दिया। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमने ये उसका बड़ा पीछे बिठा दिया, फिर बोला कि बच्चा कौन? वो आगे में आ गया। अब इनको कैसे करना है? तो देखिए, क्या यहाँ बिठा पाएंगे? नहीं, मैंने मना कर दिया, यहाँ तो बिठाना होगा ही। तो सबसे पहले क्या मिला आपको? ये वाला पक्ष लिख दीजिए यहाँ पर, ये लिख दिया आपने एक पक्ष, ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ रख दिया। अब अगला क्या बचा? ऊ, उसको लाइए नीचे, देखते जाइएगा ऊ। अब अगला क्या है? ए, उसको कहाँ पहुंचा दीजिए? ऊपर। एक ऊपर दे दो, एक पीछे बिठा दो, एक को आगे बिठा दो, एक को पीछे बिठा दो। एक को आगे बिठा लेंगे, आगे बिठाने को पीछे वाले को बुरा नहीं लगेगा दोस्तों, अगर पीछे बिठा लेंगे तो आगे वाले को बुरा लगेगा। एक ट्रिक के आधार पर देख रहे तो उसको समझे। ए को कहाँ बिठा दिया दोस्तों? ऊपर बिठा दिया। तो फिर इन्हें बोला कि नहीं नहीं, हमारे साथ आप नहीं बैठोगे, आप कहाँ जाइए? पीछे जाइए।
अगर आपने फील किया होगा ना, तो ऐसा फैमिली में एक मैटर चलता है, जब कहीं जाना होता है, कोई छोटा बच्चा हो तो उसको कैसे बिठाते हैं, बाकी सदस्य का अगर दंपति चाचा चाची बैठे हो, आपके मामा मामी हो, अरे बात समझ, बड़े पापा बड़ी मम्मी हो, समझ में आ रहा है, दीदी जीजा जी हो, तो भैया ऐसे ही तो बिठाना पड़ेगा। तो ध्यान समझ में आया कुछ? मैंने क्या कहा, एक बार वापस से समझ। जीभ के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण किया दोस्तों? 3 प्रकार से। एक तो अग्र भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। जीभ के 3 ही भाग हो सकते हैं। फिर मैंने कहा जीभ को आप एक काम करिए, रोड के जैसा मान लीजिए, इमेजिन करिए, उसके ऊपर जब कोई बाइक से या किसी भी बड़ी जो भी स्कूटर हो, जिससे भी आपको जाना है जाइए। और उसके बाद मैंने आपके सामने ये दिखा और फिर मैंने कहा कि इसमें सबसे छोटा कौन है जिसको बीच में बिठाया जाएगा? आपने कहा अ है साहब, तो हमने लिखा मध्य स्वर क्या है? अ है। फिर मैंने कहा कि इसके सपोर्ट देने के कोई ना कोई पीछे बैठेगा, नहीं तो गिर नहीं जाएगा बच्चा, तो इसी का बड़ा कौन था? आप। उसको हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, दो का पेयर जो एक जैसे तुमको बना लिया, वो यहाँ लिख दिया। फिर आपसे पूछा कि हाँ अभी भी एक सिग्नल बचा हुआ है, शायद वही गाड़ी चलाने वाला रहा होगा, तो उसको सबसे आगे बिठा दिया। ये आगे आगे भाग में, बोलो हाँ या ना। अब कुछ नहीं किया, इन वाले को जोड़े को यहाँ बिठा दो, अगला जोड़ा नीचे आ गया, फिर ये जोड़े को ऊपर कर दिया, वो जोड़ा नीचे आ गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। मध्य स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 1। और पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे स्वर कितने हो गए? फिर वापस से 11। क्या ये बात समझ में आती है? अगर दूसरे तरीके से देखा जाए दोस्तों, डायरेक्टली अगर आपको और दूसरे तरीके से भी समझे तो उसमें देखें, ये क्या लिखा है? ये तो आपको बता दिया मैंने, अ बीच में बैठेगा। उसके बाद देखिए, जितने अ को छोड़कर फिर जितने भी यहाँ पर लिखे हैं, उसमें जो जो अक्षर में ये बन रहा है, अब इसको ये बन रहा है, तो आप इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए ना, इसमें भी ये आया है, देखिए जरा ध्यान से, इसमें भी ये आया है। अरे भैया, जिससे आपको समझ में आ जाए ना, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। जिससे आपको समझ में आए उसको आप छोड़िए, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है। कुछ चीजें किसी को और अच्छे समझ में आ जाती है, कोई चीजें किसी को अच्छे। अब आप खुद तय करें, मैं आपको हर टाइप बता रहा हूं कि आपके लिए वो कौन सा टाइप होगा जिससे आप इससे अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, अगला तो एक तो मैंने बता दिया कि सबसे छोटा बच्चा कहाँ बैठेगा? मध्य में। जी हाँ या ना? उसके बाद इसमें देखिए यही साइन आ रहा है, इसमें यही साइन, यहाँ पर भी यही, और यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही। कुछ देख के समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पर एक भी आ रहा है? क्या यहाँ पर एक भी आ रहा है? नहीं आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब अगर हिंदी की बात की जाए गिनती के अंदर, तो ऐसा क्या बनता है? 3। तो मतलब जहां जहां पर 3 आ जाए, क्या बोला? जहां जहां पर 3 से बने हुए शब्द आ जाए, वो पूरे जीभ के पश्च स्वर में होंगे। बस केवल क्या? अ तो आपने पहले अलग कर दिया। अच्छा, जब अ मध्य स्वर में आ गया, 3 से बने हुए पश्च स्वर में आ गए, तो ये याद करने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी दोस्तों। तो बाकी बचे हुए अपने आप किसमें आ जाएंगे? अग्र स्वर में। ये मैंने आपको दूसरा तरीका सिखाया। पहला रोड वाला, बाइक से चलने वाला। दूसरा मध्य स्वर पर बीच में बिठा दो, बाकी 3 अक्षर 3 नंबर से बनने वाले, नंबर 3 से बनने वाले पूरे, देखिए ना, पूरे कहां पर आ जाएंगे जी? पश्च स्वर में। अब बचे हुए पूरे पूरे अग्र स्वर। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप महसूस करना। अब करने की बारी है महसूस, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं वर्णमाला के अंदर, खास तौर पर। आप में से 10 में से 3 भी कर पाए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? कोशिश तो करके देखें, कोशिश करके देखें। इमेजिन करना है, क्योंकि वो केवल फील आप ही कर सकते हो। समझ में आया? फील आप ही कर सकते हो, कोई और आपका फील नहीं करेगा दोस्तों। प्यार आपको हुआ तो आप ही फील कर पाओगे, क्या दूसरा करेगा? नहीं दोस्तों। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है ऐसा कहना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, देखिए। मैंने कहा महसूस करना, ये जीवा है आपकी, ये जीवा है आपकी। अब मैं अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्या बोलिए जी? पश्च स्वर की बात करें। जितने भी स्वर आप बोलोगे ना पश्च स्वर को, वो बोलने पे ऐसा लगेगा जी पीछे है। सुनना, मैं अग्र से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पश्च से महसूस करवा रहा हूं। आपकी जीवा पहले ऐसे लगेगा जैसे अंदर ही अंदर बोल रहे हो आपसे, फिर थोड़ा सा बीच में आएगा तो आपको ये स्वर बोलूंगा, फिर अगले में आगे आएगी जीवा। देखो कैसे। आ, फील करिए। आ, ई, सॉरी, आ, उ, ओ, औ। जीवा पर ध्यान, किसी और चीज पर ध्यान रखकर जीवा पर। आ, उ, ओ, औ, अ। थोड़ी सी जीभ आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। उसके बाद सीधा आगे देखो, री, ई, ए, ए। इन चीजों को अगर महसूस
महसूस करोगे ना दोस्तों, तो जब सबसे पहले हमने पश्च बोला था तब जीभ का पिछला भाग काम कर रहा था। जैसे मैंने अ बोला, जीभ जो पहले पीछे काम करे, पिछला भाग काम कर रहा था, वो ऐसा लगा कि अब बीच में आ गया है। महसूस करने की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब महसूस या फील कर पाएंगे। जो आप में से कई विद्वान साथी इसको फील कर पाएंगे, कुछ नहीं भी करेंगे तो उसको उनके लिए मैंने दूसरा तरीका बता दिया है, लेकिन आप करना चाहो तो करिए। और जैसे अब अगर बोलोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल आगे बोल रहा, री री, जीभ आगे आ रही है। बात समझ में आए? तो ये हो गया जीभ के आधार पर। रटना नहीं है, बस उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। इन क्वेश्चन अगर यहाँ से आता भी है तो आप रटिएगा मत प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं किसके आधार पर? जब ओठ के आधार पर हो गया, जीभ के आधार पर, आप पढ़ने वाले दोस्तों मुख के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के आधार पर। बढ़े आगे, चले। चलिए, अगला जो देखने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा किसके आधार पर? मुख के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? मुख के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? मुख के आधार पर। इसको और कहा जा सकता है तालु की स्थिति, तालु या मूर्धा की स्थिति के आधार पर। थोड़ा सा देखने में कठिनाई इसलिए लगती है क्योंकि ये एक्चुअल होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का। समझ लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे, उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें यहां पर मैं कुछ आपको बता रहा हूं मुख के आधार पर कैसे आपको फील करना है। मैं इस तरफ आइए, फिर आप इस तरफ लिख पाएंगे। कुछ लिखा है मैंने यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से। ये आपकी जीवा है, बोले हाँ या ना? ये आपकी जीवा है, ये तालु है। तालु के आगे चलो तो यहाँ मुर्दा आता है। अभी सिखाऊंगा उच्चारण स्थान, जब पूरा मुख बनाऊंगा उसमें आपको फील भी करवाऊंगा कि कौन सा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, दिखना चाहिए कि मेरे मुख में कौन तालु है, कौन कंठ है। रटने बैठ जाएंगे कि कंठ पहले आ गया तालु, क्योंकि उच्चारण स्थान भी एसआई के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एसआई के प्रश्न पत्र में, कि उच्चारण स्थान का सही क्रम कौन सा है। और कब तक रटोगे दोस्तों? खाली एक हिंदी सब्जेक्ट ऐसा थोड़ी कोई, आपके पास तो और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो कोशिश करिए दोस्तों इनको यहीं कहीं सीख जाए और खुद महसूस कर ले, आगे बढ़े। देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों तालु, ये क्या है? मुर्दा। और ये क्या है? आपकी जीभ है। ये जीभ का अगला भाग है, ये जीभ का मध्य भाग है, ये जीभ का पश्च भाग है। ये तालु का अग्रभाग, मतलब मूर्धा तालु का अग्रभाग है, यहाँ पर उनका मध्य इधर पश्च हो जाएगा। देखिए अगर जीवा की स्थिति के आधार पर, मतलब यहाँ पर बोला तालु मूर्धा की स्थिति के आधार पर, मुख के आधार पर, मतलब हम जीभ को लेकर देख रहे हैं कि जीभ से हम कैसे उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जब पहली बार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अगर जीभ का पिछला भाग तालु से अटैच हो जाता है, देखिए यहाँ पर मुख खुला जैसा दिख रहा होगा। अगर जीभ का पिछला भाग अगर तालु से अटैच हो जाता है तो ये मुख कैसा दिख रहा है दोस्तों? खुला मुख दिख रहा है। कैसा दिख रहा है दोस्तों? खुला मुख दिख रहा है। अगर खुला मुख की बात करें तो इसको स्वरों के वर्गीकरण में हम विवृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विवृत कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार से कि एक स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों, देखिए यहां पर ध्यान से, एक स्थिति ये हो सकती है, ये आपका मूर्धा, ये आपका तालु है, बोलो हाँ कि ना। ये आपकी क्या है दोस्तों? जीभ है। मैंने कहा एक 3 भाग, दोस्तों ऐसे समझे ना, जीभ के कितने भाग हैं? 3 भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आप ये सोच रहे कि ऐसे कैसे कर दिया, या फिर अभी क्या कितनी कंडीशन बन सकती, बस वो मुझे बताइए। आपने बोल दिया बॉस अगर जीभ की बात कर रहे हो तो 3 ही कंडीशन बन सकती है। एक बार या तो अग्रभाग आएगा, एक बार मध्य भाग आएगा, एक बार पश्च भाग आएगा। देखिए तो मैंने क्या किया, जीवा का जो अग्रभाग था, मध्य भाग था, पश्च भाग, मैंने कहा जी पहली बार ये कंडीशन हो सकती है कि तालु के और मूर्धा की जो लाइन है उसमें हो सकता है जीभ का पश्च भाग जुड़ा हो। तब कैसा मुख हो जाएगा? मुख इधर दंत होंगे आपके, तो मुख कैसा हो जाएगा? खुला। और उसको क्या कहा जाता है? विवृत। अगर मैंने कहा दोस्तों कि जीभ का, अगर मैंने कहा अग्रभाग ये है, मध्य ये पश्च है, अगर जीभ का अग्रभाग इनके साथ जुड़ गया दोस्तों, अग्रभाग, तो बताइए
क्या मुख खुला होगा कि बंद होगा? अरे जब अग्रभागी बंद हो गया तो मुख खुला होगा बंद होगा? बंद होगा दोस्तों। क्या होगा? मुख बंद होगा। और बंद मुख को कहा जाता है दोस्तों समृद्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों? समृद्ध कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, दो कंडीशन होगी, अब एक भाग और बाकी है जीभ का। वो कौन से है दोस्तों? तीसरा। तो मैंने कहा कि ये आपका क्या है जी? तालु। ये आपका है मूर्धा और जीभ का ये तीसरा, ये जीभ है आपकी। और अब हमारे खेलना है किससे? हमको जीभ के मध्य भाग से। अगर जीभ के मध्य भाग को उठा के ले जाइए और दोनों तरफ कुछ भाग जाएंगे, कुछ ऐसा बताइए तो, कुछ ऐसा जाएगा? बोलो हाँ कि ना। तो देखिए ना दोस्तों क्या हो रहा है, आधा खुला मुख है और यहां से आधा बंद मुख है। इसका मतलब ये आधा खुला होगा। कैसा खुला होगा दोस्तों? आधा खुला होगा। अरे आधा खुला है तो जब खुला मुख को विवृंत कहते हैं, तो जब आधा खुला हो तो आधा मतलब अर्ध और खुला मतलब विवृंत, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्ध विवृंत। अरे बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आएगी। तालु इधर था और यहाँ पर आपने जीवा का जो भाग देखा, उधर ये वाला जो मुख था, यहाँ से क्या हो गया दोस्तों? बंद हो गया। तो ये बंद तो कहलाएगा, लेकिन कैसा बंद है? आधा बंद है। कैसा बंद है दोस्तों? आधा बंद है। अरे बात समझ में आती है? अगर आधा बंद है तो आधे को बोल दिया अर्ध, और बंद को क्या बोला जाता है? समृद्ध स्वर। इसका मतलब हो गया अर्ध समृद्ध। क्या ये बात समझ में आती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि मुख के आधार पर, तालु या मूर्धा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो 4 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से दोस्तों? 4। और वो 4 प्रकार कौन कौन से देखिए यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है विवृंत। क्या है दोस्तों? विवृंत स्वर। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं खुला मुख। कैसा मुख दोस्तों? खुला मुख। ये दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। अगर इसी की बात करें तो इसका दूसरा पार्ट क्या होगा? विवृंत का आधा क्या होगा? अर्ध विवृंत स्वर। बोलो हाँ है ना? अगर ये खुला मुख है तो कैसा होगा? अर्ध मतलब आधा, विवृंत मतलब खुला, आधा खुला मुख होगा। अरे कैसा होगा दोस्तों? आधा खुला मुख होगा। अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा क्या होगा दोस्तों? तो देखिए तीसरा होगा हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है? समृद्ध स्वर। कौन से स्वर जी? समृद्ध स्वर। और समृद्ध का मतलब होता है बंद मुख। कैसा मुख दोस्तों? बंद मुख। आप तो हिंदी में शब्दावली समझिए। विवृंत का मतलब होता है खुला, अर्ध विवृंत का मतलब होता है, अर्ध मतलब आधा, विवृंत का फिर खुला, समृद्ध मतलब बंद होता है। तो डेफिनेटली चौथा, अगर अर्ध समृद्ध आपके सामने लिखा है दोस्तों, तो ये कैसा हो जाएगा? आधा बंद मुख। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आई दोस्तों? यहां पर चारों का हमने वर्गीकरण कर दिया है। एक बात और बताइए आप, जो अभी किया गया है आपके सामने, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत होच पोच कर दिया है ना साहब। जब आपने पहले ही सीख लिया है कि तालु और मूर्धा आपके सामने, मैं सिखाऊंगा कुछ देर में तालु क्या है, कंठ क्या है, मूर्धा क्या है। अभी सिर्फ आप महसूस करिए, ये आपका ये ऊपर वाला भाग है, ये यहाँ पर कंठ है, फिर ये ऐसा वाला भाग है। एक बार जिनको बोलिए, जिससे जो घोड़ा चलता है ना, घोड़ा चलता है, ये देखिए आवाज आई कुछ, ऐसा करके आप महसूस करिए। तो जिससे टकरा रहा है ना, वो भाग मूर्धा का है दोस्तों। किसका भाग है? मूर्धा का। जस्ट उसके पीछे वाला भाग तालु का है, ये है। यहाँ आपका कहीं गला होगा और यहाँ आपका कहीं कंठ होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कंठ होगा। इस जगह पर आपका क्या होगा? कंठ होगा। अब क्वेश्चन कि साहब आपने ऐसे कैसे कर लिया कि यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी? तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि इतना आपको पता है कि जीभ की 3 ही कंडीशन हो सकती है। जीभ के 3 ही भाग हो सकते हैं, एक तो अग्र भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। हमने एक बार क्या किया दोस्तों, एक बार जीभ के पश्च भाग से जोड़ा। तो जैसे जोड़ा तो ये आपके दंत यहाँ थे, तो मुख कैसा हो गया? खुला हो गया। दूसरी बार क्या किया, जीभ का कौन सा भाग दी? अग्र भाग को तालु से कनेक्टिविटी दी, तो ये क्या हो गया? पीछे बंद हो गया। एक बार मध्य भाग से उनको कनेक्ट किया तालु मूर्धा को, तो वहां पर क्या हुआ कि आधा मुंह खुला रह गया और आधा बंद हो गया। तो ये 4 जो डिवीजन हुए समझ में आया? आए क्यों है? अपने से नहीं आए, वजह ये थी इसलिए आए। ठीक है, ये बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको देखें, आप भी अपने से बार बार बनाएं और फिर मैं लिख रहा हूं कुछ, उनको देखें। चलिए देखिए, समझ में आया? खुला मतलब विवृंत, बंद मतलब समृद्ध, तो डेफिनेटली अर्ध
समृद्ध का मतलब होगा आधा बंद और अर्ध विवृत का मतलब होगा आधा खुला। ठीक है, मैं यहां से रफ कर रहा हूं ताकि मुझे यहां लिखने के लिए स्पेस मिले। देखें, सुने ध्यान से वापस से, फिर वही लाइन लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि इन्हीं की जरूरत हमें बार बार पड़ती है। क्या लिखा? आ इ उ रि ए आई ओ और औ। दोस्तों, कहने का अर्थ रटने से ज्यादा जरूरी है कि जो आसानी से समझ में आ जाए ना। क्या बोला दोस्तों? जो आसानी से समझ में आए उसको क्यों रटे? मेरी बात समझ में आती है कि अगर तीन चीजें में से अगर दो आपको आसानी से समझ में आए तो तीसरे को रटने क्यों जा रहे हो? पहले उन चीजों को देख लो जो आसानी से आपको समझ में आ रही है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, यहां से लेकर वहां तक अगर आप उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा कौन सा स्वर है, कौन कौन से स्वर है जिसमें मुख पूरा खुला हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है खुला मुख, मतलब टोटल मुख खुल जाएगा। वो कौन सा स्वर है? तो जरा मुझे देखिए और फील करिए। देखिए महसूस, आप तो महसूस मत करिए, मुझे देखिए। आप बोल रहा हूं मैं, हाँ बोल रहा हूं मैं। मुख देखिए, इधर 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 नहीं देखना है दोस्तों, इधर देखिए, इधर। खुला नहीं। क्या बोला जी? आ खुला, डेफिनेटली खुला सर, ये खुला है। ई मुख ही नहीं खुल रहा जी। ई ना, उ ये तो इतना बंद हो गया कि मक्खी भी नहीं जा पाएगी उसके अंदर। ऊ यहां भी वही हाल है। री टोटल बंद। ए थोड़ा तिरछा हो गया है। आई नहीं, ओ फिर ऊ के जैसे हो गया, औ फिर वैसे हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया बॉस कि आ एकमात्र ऐसा स्वर है जो क्या होगा? खुला मुख से होगा। तो एकमात्र विवरण स्वर वो है, वो कौन सा है जी? आ है। कौन सा है जी? यहाँ पर आ है। तो विवरण स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? ए, और वो भी कौन सा है यहाँ पर? आ है दोस्तों। क्या है वो? आ है। बात समझ में आती? आधा खुला मुख, जरा ध्यान से दीजिए, क्या लिखा है इसने? आधा खुला मुख। अगर आ बड़ा अगर खुला मुख में बोला जा रहा है, जरा ध्यान से दीजिए, मैं यहां से एक एक करके हटाने वाला हूं। तो आ का छोटा क्या होता है? अरे आ का छोटा क्या होता है? आ होता है ना। अरे भैया, अगर आ कैसे बना होगा? आ प्लस आ से तो बना है, बोलो हाँ की ना। तो इनका छोटा रूप अभी तो देखा था अपन ने। आ का बड़ा क्या होगा? आ का छोटा क्या होगा? आ। इसका मतलब जस्ट इसी के नीचे आधा खुला है, तो इसका मतलब आ यहां पर आ गया, मतलब हमारे पास से दो ये चले गए। बोलो हाँ है ना। अगर बात करें समृद्ध की, तो देखिए दोस्तों, यहां पर अभी भी ऐसे स्वर बचे हैं जिनको आप बोलोगे ना तो अपने आप में आपको क्या लगेंगे? जिसमें मुख बिल्कुल नहीं खुल रहा है आपका। देखिए, ई फील करिए, फिर बोल रहा हूं, उधर मत देखिए, उधर देखेंगे दुर्घटना घट जाएगी। इधर देखिए, इधर मैंने कहा ई ऊ ई ऊ। इसका मतलब है दोस्तों, ये चार ऐसे हैं जिसमें आपका मुख बिल्कुल बंद है। जरा देखिए, ऊ और ओ, देखिए जरा, ऊ ओ। किसी को लग रहा है कि अभी तो ऊ एक साथ में आए थे, जब आपने वोट के आधार पड़ा तब एक साथ आए थे, लेकिन यहाँ देखिए ना, बात मुख खोलने की और टोटल खुले मुख की और आधे खुले मुख की इनकी बात हो रही है, यहाँ टोटल बंद की हो रही है। तो देखिए जरा, ऊ ई री ई समझ में आया? ओ देखो खुल रहा है, वो खुल रहा है। इसका मतलब ये चारों के चारों कहां पर आएंगे दोस्तों? यहां पर। तो बोल सकते हैं ई, उसके बाद ऊ और जो री है वो कहां पर आ जाएंगे? यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। ये भी हो गया। अब बचा क्या? ये भी हो गया, रीडिंग। अब बचा ए, देखिए यहां पर लिखा है ए आई ओ और आओ। ए आई ओ और आओ। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, सब जगह पर लिखा गया है, सब जगह पर कुछ ना कुछ लिखा है। यहां पर कुछ लिखा है क्या? यहां पर कुछ लिखा है क्या? अरे ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो देख के भी समझ लो ट्रिकी कैसे कर रहे हैं। सब जगह तो लिख दिया, क्या यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अब 1 2 और 3 और 4 है, एक नीचे दीजिए, इनका काम तो खत्म हो चुका है। इनको एक देना है, इनको देना है। तो पहले जिसके पास में उसको दिया तो उसको दिया, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसको? ये सबसे पहला मिला उसको ए।
फिर इसको क्या मिलेगा दूसरे वाले को, इसको मिलेगा आई, तो इसको क्या मिलेगा ओ, तो फिर उसको क्या मिलेगा औ। समझ में आया? इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्ध विवृंत की संख्या कितनी होती है 3 और अर्ध समृंत की संख्या कितनी होती है दोस्तों 2 होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या किया? वापस से सुने। क्या किया मैंने? वापस से सुने। सबसे पहले मैंने बोला बुक के आधार पर या तालु या मूर्धा की स्थिति के आधार पर आप स्वरों का वर्गीकरण करिए दोस्तों। तो मैं आंसर आपको नहीं दूंगा कि 4 प्रकार से होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फील करना है और उसके लिए मैंने आपको यहाँ देखो याद आ रहा होगा, दिख रहा है ना, देखो ना, दिख रहा होगा, इमेजिन करो, पिक्चर याद करो। क्या है कि हमने तालु बनाया, तालु के बाद जब यहाँ पर आपके जीवा बताए तो जीवा के लिए पहले से आपको पता होगा जीव के आधार पर, मतलब जीव का वर्गीकरण कैसे हुआ 3 आधार पर। वो कैसे बता पाया? क्योंकि जीव के 3 ही भाग है, एक तो अग्र भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्चिम भाग। उन्हीं के आधार पर हमने जब कनेक्टिविटी दी तो एक बार हमको टोटल बंधमुख मिला, जिसको हमने कहा, जिसको एक बार टोटल इधर से हमको खुला मुख मिला तो उसको हमने कहा विवरण। एक बार हमको क्या मिला इस तरफ से टोटल बंद, तो इसको हम देखो ऐसे ही कुछ था, याद आ रहा है? उसका मतलब उसको कहा हमने बंद मुख, मतलब क्या समृद्ध। एक बार बिल्कुल बीचों बीच में ऐसी कनेक्टिविटी मिली है, देखो इस प्रकार का मिला था, मतलब इस तरफ का भाग खुला जिसको आधा खुला तो अर्ध विवृंत हुआ और इस तरफ का बंद मतलब उसको अर्ध समृद्ध कहा गया। अब बारी है कि साहब हम कैसे लिखे? तब मैंने आपसे क्या बात की कि पूरी लाइन लिखने के बाद स्वरों की हमने देखा कि वो एकमात्र स्वर कौन सा है जिसको उच्चारण करेंगे तो मुख पूरा खुलता है। और आपने जब खुद महसूस किया और मेरे माउथ को भी देखा, जब देखा तो आपको लगा कि एकमात्र ऐसा स्वर है आ जिसको बोलने पर मुख पूरा खुलता है। इसलिए हमने कह दिया कि खुले मुख से मतलब विवृंत से बोलने वाले क्या है? आ है। बात समझ में आई क्या दोस्तों? दूसरी चीज अर्ध विवृंत मतलब आ अगर आपके पास आ गया है तो आ का छोटा क्या होगा? क्योंकि उसी का आधा क्या होगा? आ होगा। ये भी आपने लिख लिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि गुण स्वरों को देख लेते हैं जिनको मुंह बिल्कुल नहीं खुलता है। इन सब में आपने देखा तो ये निकले, आप ये फील कर सकते हो आप। उसके बाद बचा क्या आपके पास? ए आई ओ औ। तो उसमें क्या हो सकता है? मैंने कहा कि सबको स्पेस मिल गया था, ये चारों नहीं थे, तो मैंने कहा इसको भी मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया। तो बचा हुआ जो था वो सबसे पहले किसको दे दो? इसको दे दो, अगला वाला उसको दे दो, फिर वो अगला यहाँ पर आ गया। दिमाग में पिक्चर सेट करने का तरीका है बस। इसको और एक तरीके से याद रखना है कि अगर आपको देखिए और तरीका देख लीजिए, तरीके पे तरीके है, बस आप किससे कर पाए वो आपकी मर्जी है। देखिए और आगे आपने ये देखा था सबसे पहले विवृंत की आ है, देख लिया था खुला मुख। उसके बाद बंद मुख में आपने ये चारों देख लिए थे, ई ऊ और ये 5 ली हो गए थे। बोलो हाँ है ना? आपने ये भी देख लिया था कि आ का आधा, ये तो आ ये भी हो गया। आप बचे 4 थे, क्या बचे थे दोस्तों? ये 4, ए आई ओ और औ। दोस्तों जब बच्चे थे आप या किसी से आपका झगड़ा हो जाता है और जब आपको कूट पीट के कोई चला गया होगा ना, तब आप दूर जाते थे। छोटे थे तो याद आ रहा है, आप दूर जाते थे, वहां से आप चिल्लाते थे, ओए क्या बोला जी, ओए रुक। फिर वो भाग के आएगा तो हम भाग लेते थे, वो जैसे हमारे पास आता था हम भाग लेते थे। पर एक चीज तो कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का था दोस्तों, हमें ये आता कि बस वो हमसे दूर जाएगा और जैसे ही वो दूर जाएगा ना वैसे हम अपनी तरफ से एक पॉइंट तो बोलेंगे, वो क्या? ओए रुक, ओए रुक। तो आप क्या बोलते थे दोस्तों? एकदम पूरी आवाज में नहीं बोलते थे, दबी दबी आवाज में, कि वो सुन भी ले, कभी कभी लगता था ना भी सुने। अरे होता ना ऐसा, इसका मतलब दबी आवाज में, मतलब आधा बंद मुख करके बोलेंगे। तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे ओए ओए। इसका मतलब है दोस्तों कि आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब किसी को बड़े कठोरता के साथ हम बोलते हैं, जब हम कूट पीट के चला जाता है तो आप ऐसे ही बोलते हैं। तो एक तो ये भी याद हो गया, मतलब आपको ये भी पता था, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, यहाँ ओए हो गया। तो बचे हुए 2 कौन थे? आई और औ। वो कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली इसके अंदर। बात समझ में आती है दोस्तों? जिससे आपको समझ में जाए उनसे आप इनको सीख लीजिए। एक और बात, ये सब ये विवृंत खुला हुआ, बात ध्यान सुनिएगा। ये तो आपने सब बता दिया सर कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, ये तो ठीक है समझ गए हम। लेकिन एक और समस्या फिर आगे हमारे सामने, वो समस्या क्या थी? वो समस्या ये थी साहब कि जब हम विवृंत बोल रहे थे तो अभी तो आज पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहेगा कि विवृंत मतलब क्या होता है? खुला मुख होता है डेफिनेटली। और समृद्ध अगर हम बोल रहे हैं तो आज पढ़ रहे तो आज क्या 10 दिन तक भी याद रहेगा। किसी का नामकरण किया वो याद रहेगा, लेकिन सर लंबे समय तक याद रहेगा, उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि
क्योंकि जब जब ये आएंगे फिर हमको वापस कॉपी पर लटना पड़ेगा कि हमें क्या सीखा है। पहले तो मैंने कहा इनको एक नहीं 2 बार दिमाग में पिक्चर सेट करके बनाए अपने हाथों से, देख के नहीं, एक बार फील कर लिया, महसूस कर लिया, अब एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो, एक बार अलग से अपनी कॉपी में रफ में बना के देखो ऐसा ऐसा हुआ था। जब एक बार आप खुद अपने हाथों से पिक्चर बना लेते हैं दोस्तों, तो वो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती है। और जब हम केवल देख देख के पढ़ते हैं चीजों को तो वो तुरंत मुझे ऐसा लगता है कि आ गया, लेकिन जब आगे बढ़ते, जब तक हमारा पेन, जब तक आपका पेन समझने के बाद खुद से चलेगा नहीं, अपने अनुसार चलेगा नहीं, तब तक वो चीज को आप अंदर से लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। इसलिए क्या करना है, पहले सीख रहे हैं जब तक कुछ लिखना नहीं है, समझ रहे हैं जब तक कुछ लिखना नहीं है, जब कॉपी में स्क्रीनशॉट करके लिख रहे हैं, जब ओवरऑल लिख लिया उसके बाद खुद आप ऐसे करिए ना उसको कि आप एक खुद टीचर हो गए। जब आपने पूरी चीज वर्णमाला में सीख चुके हैं तो आप तो खुद एक टीचर हो गए ना दोस्तों। अब तक आपको नहीं पता था, अब तो सब कुछ पता चल गया ना। आप खुद फील कर लीजिए और एक कॉपी में अपने हिसाब से बनाना कि चलिए बेटा, या अपने कोई मित्र होंगे उनको बताइए, उनको समझाइए, ऐसे आप अपना विकास कर सकते हैं चीजों को ऐसे। और उसमें क्या होगा, आपको लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे जिससे आपके क्वेश्चन के डाउट, और अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है दोस्तों तो उन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूँ। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करिए, मैं इनके जो भी आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनके ऊपर जो भी डाउट होगा मैं अगला वीडियो उनके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट क्लियर हुआ कि हिंदी में कहीं भी कोई समझा रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, आप बिल्कुल कमेंट, ये टॉपिक का छोड़ के भी आपको पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर वर्णमाला की बात चल रही है तो नीचे वर्णमाला से रिलेटेड पूछोगे तो उससे आपके लिए आसान होगा, मुझे भी आसान होगा कि मैं एक साथ सभी लोगों के कमेंट्स को देखकर वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, हम जो बात कर रहे थे कि विवरण और अर्धविवरण तो समझना, सर ये लंबे समय तक कैसे याद रहे। तो देखिए छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी सी बात क्या है दोस्तों, मैंने लिखा, देखिए विवृंत, सर इसका मतलब होता है खुला, सर संवृंत इसका मतलब होता है सर बंद। क्या होता है सर, बंद होता है, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब हम किसे समझे सर, कैसे समझे इसको, तो देखिए इसका पहला अक्षर उठाइए, क्या है, वी, और इसका पहला अक्षर क्या है दोस्तों, सा के साथ क्या है, बंद, और वी के साथ क्या है, खुला। समझ से जाइए अगर समझना चाहो तो। देखिए कैसे एक मंदिर के दरवाजे की बात हो रही है, मैं बोल रहा हूं ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं। एक मंदिर के दरवाजे की बात हो रही है दोस्तों, विवरण संवृंत को लंबे समय तक याद रखना है कि विवरण खुला होता है कि बंद होता है। आज तो याद है खुला है, कल हो सकता है आपके दिमाग में विवरण मतलब खुला था कि बंद था, खुला था कि बंद था। तो उसको याद रखने के लिए इन चीजों को याद, मैं आपको ये याद नहीं करवा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। मैं ये कि अर्ध विवरण ही आधा खुला मुख होगा, आपको उस समय एग्जाम में दिक्कत ना हो उसके लिए बता रहा हूँ, समझे। मैंने कहा कि क्या मंदिर के दरवाजे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, मंदिर। अरे भैया क्या, अरे समय समाप्त हो गया, समय कैसा हो गया, समय समाप्त हो गया दोस्तों। अगर समय समाप्त हो जाएगा तो डेफिनेटली मंदिर का दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद। समाप्त इसको ले लीजिए, तो समाप्त मतलब स से बन गया समृंत, और कैसा होगा, बंद। अरे कुछ समझ में आया जो मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूं। दूसरी तरीके देखिए, अरे भैया जब समय समाप्त हो गया था, क्या हो गया था, समय समाप्त हो गया, दरवाजा बंद हो गया। अरे भैया बड़े विनम्रता से पंडित जी से बोलो तो, क्या बोला, अरे बड़े विनम्रता से पंडित जी से बोलिए तो दरवाजा तो खुलेगा साहब। कैसे बोलोगे तब, विनम्रता से बोलोगे तब क्या हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। और दरवाजा खुल जाएगा, वी मतलब विवरण, और खुलना मतलब है खुल जाना। कुछ बात समझ में आई कि एक बार और रिपीट कर दूं। देखिए मैंने कहा कि विवरण को खुला और संवृंत को बंद कहा जाएगा। आज तो याद है, हो सकता है कल भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे दोस्तों तो उसके लिए हमने क्या किया, अब ये ढूंढिए मत, ये अपना अपना लॉजिक होता है, आप भी अपने हिसाब से लॉजिक बना सकते हैं। ये मेरा मस्तिष्क काम किया कि मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, आपका अपना एक मस्तिष्क, सबका अपना अपना वे हो सकता है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक मंदिर का दरवाजा इमेजिन कर लिया कि एक मंदिर के दरवाजे की बात हो रही है दोस्तों, और मंदिर के दरवाजे की बात हो रही है तो मैंने पहले लिख दिया वी, खुला, सा मतलब बंद। और ये हमेशा कैसे याद रहेगा, तो उसका तरीका क्या बताया कि समय समाप्ति हो जाएगी
या समय समाप्त हो जाएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। स से बन गया समृद्ध, बंद हो जाएगा। अगर विनम्रता से बात करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। तो वी किसके साथ हो जाएगा? कु, विवरण मतलब खुला। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज अभी इन वीडियो में हमने जो चर्चा की है, सबसे पहले चर्चा की थी किसके आधार पर? ओठ के आधार पर। उसके बाद चर्चा की थी जीभ के आधार पर। उसके बाद चर्चा की थी मुख के आधार पर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को वापस से पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। एक चीज अगर आपने कहीं पढ़ी हो, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम बोल जाते हैं और हम लिख नहीं पाते हैं। उन चीजों को आप इग्नोर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक आधार सीख रहे वर्णमाला, जो सब पूरे हिंदी का क्या है जी? आधार है। ध्यान रखिए दोस्तों। तो देखिए अगला जो इसके बाद होगा दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले हैं जाति आधार पर। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे स्वरों का। उसके बाद आगत स्वर के बारे में बात करेंगे। इस तरह के अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम स्वर को समाप्त करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखें। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों तक जाना चाहिए तो उनको शेयर करें। चैनल रघुवंश स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी चैनल का एक टेलीग्राम भी है रघुवंश स्टडी, उसको आपको ज्वाइन करना है, उसमें भी ज्वाइन करिए। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी क्वेश्चंस मैं भेजते रहता हूं दोस्तों। ध्यान रखें, नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑफलाइन अगर आपको क्लास लेना है तो उसके नीचे लिखा हुआ है एबीसी चैंपियन भोपाल, जहां पर हम पढ़ाते हैं। वहां पर भी आप अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो वहां पर भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप घर पे बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद हो जाए और बेसिक आप सीखिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास बुक होगा, सोर्स बहुत होंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज है बेसिक समझना, सीखना कि कैसे उन चीजों को हम समझे। याद नहीं रखना है, मैंने आपको सब तरीके बता दिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।